जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एसएससी और आरआरबी में जितने टेक्निकल क्वेश्चन आता है तो हम लोग आज मिक्स क्वेश्चन करेंगे। और पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टिम्बर हैज मैक्सिमम वेस्टेज। जब हम टिम्बर को क्या करते हैं, सेक्शन में काटते हैं उसको यूज करने के लिए, तो मैंने कैसे काटेंगे कि उसमें मैक्सिमम वेस्ट होगा। ठीक है, ऑर्डिनरी सोइंग, टेंजेंशियल सोइंग, रेडियल सोइंग, क्वार्टर सोइंग। ऑर्डिनरी सोइंग को क्या बोलते हैं हम लोग? क्विक सोइंग भी बोलते हैं, इकोनॉमिकल सोइंग भी बोलते हैं। सोइंग मतलब काटना। ठीक है, तो पूछा है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग है टिम्बर हैज मैक्सिमम वेस्टेज। तो ऑर्डिनरी मतलब ऐसे इसको ट्रिक से मैं बताता हूँ। ऑर्डिनरी मतलब ऑर्डिनरी आदमी जो है वो क्या धीरे धीरे काटेगा, तो उसको धीरे धीरे काटेगा तो वो कितना चाहेगा मतलब मिनिमम वेस्ट हो। ठीक है, वो चाहेगा कि मिनिमम वेस्ट हो मेरे से। तो ऑर्डिनरी सोइंग में क्या होता है, मिनिमम वेस्ट होता है। और टेन रहा आपका रेडियल। रेडियल मतलब क्या, वो रेडियो सुन रहा है, और रेडियो सुन रहा है तो ध्यान हो सकता है रेडियो पर, लेकिन उस रेडियो सुन रहा है और वो क्या करेगा, मैक्सिमम वेस्ट करेगा, मैक्सिमम वेस्ट। ठीक है, वो मैक्सिमम वेस्ट करेगा क्योंकि वो रेडियो सुन रहा है। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। मैक्सिमम वेस्टेज किसमें होगा आपका? रेडियल सोइंग में। ओके, ट्री कैन बी नोन बाय एग्जामिनिंग। जैसे एज ऑफ ट्री, माने कोई ट्री मतलब कोई पेड़ है उसको पता लगाना है कितने साल का है, तो हम उसको कैसे पता लगाते हैं? द एज ऑफ ट्री कैन बी नोन बाय एग्जामिनिंग। जितना उसमें रिंग रहेगा उतना उसका एज होगा। ठीक है, एनुअली रिंग होता है, एनुअली रिंग हो जाएगा। क्या होता है, एक सेक्शन देखते हैं ट्री का सेक्शन देखते हैं हम लोग। सबसे अंदर क्या रहता है, उसके बाहर 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 क्या रहता है, और इसको क्या बोलते हैं, मैं अभी इसका ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक है इसका पीएच स्केल। पीएच स्केल। ठीक है, जो सबसे अंदर रहेगा उसको क्या बोलते हैं, जो सबसे अंदर रहेगा उसको बोलते हैं पिथ। PITCH, पिथ। जो सेकंड नंबर आता है उसको क्या बोलते हैं, हॉट वुड। हॉट वुड। ठीक है, जो अंदर है उसको पिथ, उसके जो बाहर होगा उसको हॉट वुड, उसके बाद पीएच स्केल, उसके बाद सैपवुड। सैपवुड मैंने जो हॉट वुड के बाद क्या आएगा, सैपवुड। उसके बाद क्या आएगा, कैम्बियम लेयर। कैम्बियम लेयर। उसके बाद इनर बार्क, उसके बाद आउटर बार्क, उसके बाद इनर बार्क, बार्क मतलब छल्ला, इनर बार्क, उसके बाद आउटर बार्क। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि अंदर से बाहर की तरफ से जाना पड़ता है, तो क्या लिखते हैं पहले, हॉट पिथ, उसके बाद हॉट वुड, सैपवुड, कैम्बियम लेयर, इनर बार्क, आउटर बार्क। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यही है कैम्बियम लेयर। नहीं, ये मेडुलरी रे है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मेडुलरी रे। मेडुलरी रे। कैम्बियम लेयर तो उसको होगा जो सैपवुड के बाद आएगा, जो सैपवुड के बाद जो लेयर आएगा उसको क्या बोलते हैं, कैम्बियम लेयर। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि सैपवुड को कौन कवर करता है, तो सैपवुड ही हो गया। उसके बाद क्या है, कैम्बियम लेयर। तो ऐसे भी क्वेश्चन होगा कि सैपवुड को कौन कवर करेगा, कैम्बियम लेयर। हॉटवुड को हॉटवुड कौन कवर करेगा, सैपवुड। और पिथ को कौन कवर करेगा, हॉटवुड। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आता है। ठीक है, आप लोग एसएससी का एग्जाम, एसएससी का तैयारी करते हैं तो पता होगा कैसे कैसे क्वेश्चन आता है। ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, इफ फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ सैंड इज 2.5 देन इट इज ग्रेडेड एज फाइन सैंड, वेरी फाइन सैंड, मीडियम सैंड, कोर्स सैंड। इसका टेबल है। अगर 2.2 से, अगर 2.2 से 2.6, 2.6 से 2.9 और 2.9 से 3.2, ये क्या होगा, फाइन। ये मीडियम, फाइन, मीडियम, कोर्स।
COARSE कोर्स सैंड, ठीक है। 2.2 से 2.6 फाइन सैंड, फाइनेस्ट मॉडुलस है ये, और 2.6 से 2.9 मीडियम सैंड, और 2.9 से 3.2 कोर्स सैंड होता है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, फाइनेस्ट मॉडुलस 2.5 है, 2.5 इसी के बीच में आएगा, तो क्या होगा, फाइन सैंड होगा। फाइन सैंड मतलब ये आंसर हो जाएगा आपका। In a slump test, each layer of concrete is compacted by steel rod 60 cm long and 16 mm diameter. स्लम्प टेस्ट क्या होता है, पहले स्लम्प टेस्ट समझते हैं क्या होता है। स्लम्प टेस्ट जो वर्केबिलिटी पता करने के लिए होता है। पहला क्वेश्चन ये है कि जो स्लम्प होगा, स्लम्प किसके यूज होता है, यूज टू फाइंड वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी पता करने के लिए स्लम्प टेस्ट यूज होता है। सबसे पहले इसका डाया देखते हैं, स्लम्प टेस्ट कैसे करते हैं। 10 20 30, कितना 10 20 30, मैंने 10, ये 20 और ये 30, और इसको टैंप करने के लिए क्या, इसका हाइट दोगुना कर दीजिए। मैंने जो टैंपिंग रॉड होगा, ये रॉड होगा, वो कितना हो जाएगा, इसका दोगुना मतलब 60। इस क्वेश्चन में दे रखा है, लेकिन पता होना चाहिए आपको कि टैंप करने के लिए उसको टैंपिंग करके डबल मतलब उसका हाइट होना चाहिए, तब तो उसको टैंपिंग अच्छा से करेंगे। तो हाइट को दोगुना क्या है, उसका ये रॉड है, ठीक है। हाइट कितना 30 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है। 10 20 30 क्या सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो इस स्लम्प टेस्ट में ईच लेयर को कितने बार उसको कॉम्पैक्ट करेंगे। 16 mm डाया के रहता है, ये भी क्वेश्चन है, 16 mm डाया कुछ होता है, तो कितना बार उसको टैंप करिएगा, तो उसका आंसर होगा 25 टाइम्स, ठीक है। 25 टाइम उसको टैंप करेंगे, उसका डेंसिटी कम करने के लिए, ठीक है। क्ले ब्रिक हैविंग मेड ऑफ अर्थ हैविंग, जो ब्रिक होता है क्ले ब्रिक, उसमें जो हम लोग इंग्रेडिएंट जो देते हैं वो कितना रहता है, नियरली इक्वल टू प्रोपोर्शन ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिना, नियरली इक्वल टू प्रोपोर्शन एल्यूमिना एंड सिलिका एंड लाइम, 35 से 70% सिलिका एंड 10 से 20% एल्यूमिना, 10 से 20% सिलिका एंड 35 से 70 एल्यूमिना, ठीक है। देखिए इसका भी ट्रिक बताते हैं, जितना मैं क्वेश्चन में बताया हूँ उसका ट्रिक है, ठीक है। ट्रिक नहीं, मैं चाहता हूँ इजी से इजी सॉल्व आपको करा दे, ठीक है। कभी ब्रिक का बात बोले ना, ब्रिक और सीमेंट दो चीज है जो ये कंस्टिट्यूएंट रहता है और हम लोग कंफ्यूज रहता है, ठीक है। लेकिन देखिए अगर ये ब्रिक है, ये क्या है, ये ब्रिक है ना, इस पर सलीम लिख देते हैं, सलीम का ईंट आता है। सलीम कैसे याद कीजिए, सलीम का ईंट आता है, SALIM। सलीम का क्या आता है, ईंट आता है, ईंट। सलीम का क्या आता है, ईंट। ईंट बनाने के लिए ये हमको याद रखना है, सबसे पहले सिलिका, SILICA, सिलिका। दूसरे में एल्यूमिना, तीसरा में क्या है, ये क्या है, तीसरा में लाइम, चौथा में क्या है, I फॉर आयरन ऑक्साइड, और M फॉर मैग्नीशिया, ठीक है। सिलिका कितना रहता है, 50 से 60%, एल्यूमिना 20 से 30%, लाइम 4%, आयरन ऑक्साइड 5 से 6% और मैग्नीशिया 1%। सबसे जो मेजर इंग्रेडिएंट कितना होता है, सिलिका कितना है, इतना दिया है सबसे ज्यादा। उसके बाद एल्यूमिना 20 से 30, मतलब इसका तो आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या 80 हो जाएगा। लेकिन मुझे सलीम याद करना है ईंट के लिए कि सिलिका 50 से 60%, एल्यूमिना 20 से 30%, लाइम 4% से ज्यादा होना चाहिए। जैसे LIME कितना वर्ड है, 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लाइम का जो परसेंटेज है वो 4% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आयरन ऑक्साइड 5 से 6% और मैग्नीशिया लेस देन 1%। आयरन ऑक्साइड का काम क्या है, आयरन ऑक्साइड क्या प्रोवाइड करता है, कॉलर, ठीक है। S फॉर सिलिका, S फॉर स्ट्रेंथ, ठीक है। S फॉर सिलिका, S फॉर स्ट्रेंथ, मतलब स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करता है, सिलिका। एल्यूमिना का प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, क्या, प्लास्टिसिटी प्रोवाइड, ठीक है। एल्यूमिना का प्रोवाइड करता है प्लास्टिसिटी, मतलब कितना उसको आसानी से हम लोग प्लास्टिक मतलब उसको मोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। वो एल्यूमिना
जो कंस्टिट्यूएंट रहता है वो प्रोवाइड करता है, और लाइन क्या प्रोवाइड करता है, इसका स्ट्रेंथ, ये भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। स्ट्रेंथ तो ये भी प्रोवाइड करता है, लेकिन ये कम करता है, ये लाइन कम करता है, इससे ज्यादा करता है, ठीक है। और एक इसमें क्वेश्चन पूछा था 2021 में कि अगर सिलिका का परसेंटेज कम कर दिया जाए तो क्या हो, ठीक है। देखिए सिलिका मतलब सही से सील नहीं रहा है, उसको सील नहीं रहा है, बॉन्ड नहीं पकड़ पा रहा है, तो उसको क्या बना देगा, ईंट को ब्रिटल बना देगा, क्या, मेक ब्रिटल। अगर उसका परसेंटेज कम हो, ठीक है, अगर परसेंटेज कम होगा तो क्या करेंगे, ईंट को ब्रिटल बना देगा। ब्रिटल तो समझते हैं, जैसे ये क्या है, ये एक प्लास्टिक, ये इलास्टिक मटेरियल है, इलास्टिक है, और वही चौक रहता है, चौक, तो उसको क्या मैं बेंड करूंगा तो क्या हो जाएगा, वो क्या मटेरियल है आपका, ये उसको बोलते हैं ब्रिटल, ठीक है। ब्रिटल मतलब उसका कोई आपको वार्निंग नहीं देगा कि कब मैं टूट रहा हूँ, ठीक है, उसका कोई वार्निंग नहीं है, तो उसको बोलते हैं ब्रिटल मटेरियल। अगर कोई ईंट ऐसे मैं कर दूंगा तो ईंट टूट जाएगा, तो वो अगर बोलता है क्वेश्चन में कि अगर परसेंटेज ऑफ सिलिका कम कर दें तो ईंट क्या होगा, ब्रिटल। यही क्वेश्चन पूछा था एक बार, ठीक है। द इंटरनल एंगल फ्रिक्शन ऑफ सॉइल इज 30 डिग्री। द इंटरनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन ऑफ सॉइल इज 30 डिग्री। व्हाट इज द एक्टिव अर्थ प्रेशर कोएफिशिएंट ऑफ सॉइल। क्या पूछा है, एक्टिव अर्थ प्रेशर पूछा है। तो एक्टिव अर्थ प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्टिव अर्थ प्रेशर। एक्टिव अर्थ प्रेशर होता क्या है, मैंने जो प्रेशर वॉल के द्वारा सॉइल की तरफ लगाया गया, ठीक है। प्रेशर, मैं इसका डिफिनेशन लिखता हूं, एक्टिव अर्थ प्रेशर का प्रेशर exerted by wall, pressure exerted by wall towards और अवे, दो ही चीज होता है, एक्टिव अर्थ प्रेशर और पैसिव अर्थ प्रेशर, ठीक है। तो एक्टिव अर्थ प्रेशर ए फॉर एक्टिव और ए फॉर अवे, प्रेशर exerted by wall अवे फ्रॉम द सॉइल, ठीक। उसके बाद फॉर्मूला क्या होता है इसका, एक्टिव अर्थ प्रेशर 1 माइनस साइन फाई बाई 1 प्लस साइन फाई, और पैसिव अर्थ प्रेशर कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन फाई और 1 माइनस साइन फाई। मैं जितना क्वेश्चन करूंगा अगर वो याद, मतलब वो दिमाग में ना घुस जाए तो फिर मेरा नाम है, ठीक है। देखिए यहाँ ए है और यहाँ पी है, ए ज्यादा है कि पी ज्यादा है, ए कम है इसलिए पहले माइनस आया तो प्लस आया, ऊपर माइनस आया, फिर पैसिव अर्थ प्रेशर पी ज्यादा है, मतलब पी ज्यादा मतलब प्लस ऊपर आएगा, ठीक है। इसी में कंफ्यूज रहता है कि प्लस किस में आएगा माइनस किस में आएगा, तो ए कम है तो माइनस आएगा, पी प्लस आएगा, ठीक है। क्वेश्चन एक्टिव अर्थ प्रेशर का है, तो 1 माइनस साइन 30 डिग्री, साइन 30 बाई 1 प्लस साइन 30। साइन 30 का वैल्यू याद है ना, साइन वैल्यू भी याद करता हूँ, साइन इसका भी ट्रिक है मेरे पास, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या सीखते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा में साइन सीखते हैं, तो सबसे पहले मैंने क्या सीखा, 0 सीखा है, तो साइन 0 का वैल्यू 0, साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा में सबसे पहले हम लोग क्या सीखते हैं, साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा 0 से स्टार्ट हुआ था इसलिए मैं 0 लिख दिया, मतलब साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू हाफ से √2, ठीक है, 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। मैंने 0 से स्टार्ट हुआ 1 से खत्म हुआ, तो 0 से 90 1, साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। अब कॉस देखते हैं, कॉस 0, उसके बाद कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90, ठीक है, 0 30 45 90। अब देखिए साइन क्या होता है, साइन थीटा और दोनों का कॉस थीटा
हमको 90 लाना है, ठीक है। ये मैं वैल्यू याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। केवल इस क्वेश्चन के लिए तो ये सब है, लेकिन साइन का cos थीटा मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए साइन 0 में कितना मैं ऐड करूंगा कि 90 आ जाएगा, तो 90, तो वो क्या हो जाएगा, cos का वैल्यू मैं लिख रहा हूँ, लेकिन वो क्या साइन का, अगर मुझे साइन का वैल्यू याद है तो मैं दुनिया किसी साइन cos tan cot सबका वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे ये और देखिए साइन और cos का जो भी कितना 90 होना चाहिए, ठीक है। तो cos 90 मतलब इसमें कितना जोड़े कि ये 90 हो जाएगा, तो साइन 90 मतलब साइन 90 का वैल्यू होगा यार, ठीक है। ये कितना है cos 30, इसमें साइन कितना जोड़ना पड़ेगा कि 90 हो जाए, तो साइन 60 मतलब वो साइन 60 का वैल्यू हो कितना √3/2, ठीक है। cos 45 इसमें कितना साइन जोड़ना पड़े कि 90 हो जाए, तो साइन 45 मतलब 1/√2। साइन cos 60 इसमें कितना जोड़ना पड़े, साइन 60, साइन की वैल्यू सुनिए 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 जरा तो सुनिए cos 60 इसमें कितना साइन का वैल्यू जोड़े कि 90 हो जाए, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2। और एक cos 90 इसमें कितना साइन का वैल्यू 0 में बता ही दिया, cos में कितना जोड़े 90 कि 90 हो जाएगा 0, तो cos साइन 0 का वैल्यू 0, ठीक है। ऐसे ये याद कर लीजिए, बाकी सब और tan थीटा का कहता है sin थीटा बाय cos थीटा, तो sin का वैल्यू याद है और cos थीटा डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा sin थीटा और cos थीटा। जैसे कि मैं tan 45 का मान कितना हो जाएगा, तो tan 45 1/√2 sin बाई cos कितना 1/√2 √2 कर जाएगा तो 1 आएगा, sin 45 का मान 1 आता है, ठीक है। एक याद कर लीजिए आप sin 30 का 0, sin 0 का वैल्यू 0, sin 30 का वैल्यू 1/2, sin 45 का वैल्यू 1/√2, sin 60 का वैल्यू 3/2, sin 90 का वैल्यू 1। और cos में कितना वैल्यू जोड़े कि 90 आए थे, तो sin 90 मतलब sin वैल्यू 90 हो गया। cos 30 इसमें कितना जोड़े कि 90 हो जाएगा, तो sin 60 का वैल्यू हो जाएगा। cos 45 में कितना sin का वैल्यू जोड़े कि वो 90 हो जाए, तो 1/2। cos 60 है इसमें कितना जोड़े कि 90 वैल्यू हो जाता है, sin 30 जोड़िए तो sin 30 का वैल्यू लिख दिया। इसमें कितना cos 90 है और cos कितना जोड़े sin 30, sin 0 जोड़ने पर तो 0 का वैल्यू आ गया, ठीक है। छोड़िए ये सब तो हो गया, याद करवा दिया। याद नहीं होगा मैं पढ़ाऊं, याद ना हो जाए। 2 रुपये में क्या जंगल खरीदने आए थे, ठीक है। देखिए 1 माइनस sin 30 का वैल्यू 1/2 और 1 प्लस 1/2। ये 2 एकम 2 में से एक गया 1/2 और ये 2 1 3/2, 2 से 2 कट गया 1/3 मतलब 0.333 मतलब ये 33% के 33 के दिया। समझ में आया क्वेश्चन? अगर वही पैसिव और प्रेशर पूछता तो वही फॉर्मूला लगा के ये क्वेश्चन तो एसएससी का माई बाप है, ठीक है। मैंने इस साल पूछेगा तो अगला साल जरूर पूछ लेता है, ठीक है। कैनेडियन विस्कोसिटी और डायनामिक विस्कोसिटी कहते कितना प्यार है उस एसएससी को। एसएससी में लगातार ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। अगर ये मॉर्निंग में नहीं पूछा था इवनिंग में पूछ देगा, इवनिंग में पूछ दीजिए मॉर्निंग में पूछ देता है, मतलब डेली शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछता है कैनेडियन विस्कोसिटी और डायनामिक विस्कोसिटी का, ठीक है। तो कैनेडियन और स्टूडेंट इसमें बहुत कंफ्यूज रहता है, मानना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो इसको देखिए काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ये क्या है, काइनेटिक कितना है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, एक एनर्जी है, तो उसका क्या होता है काइनेटिक, किसी को बॉल को प्रति मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्या है मीटर, उसको क्या स्पीड तो नहीं है, वेलोसिटी है। ये विस्कोसिटी से वेलोसिटी याद कर लीजिए और काइनेटिक में काइनेटिक, ठीक है। मुझे याद करना है कैसे भी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी एसआई यूनिट में क्या है, एसआई पूछा है तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड, और उसे सीजीएस में पूछता है, सीजीएस में पूछता तो कितना है सी पर सेंटीग्राम, मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है। ये सीजीएस में हो गया, ये एसआई में हो गया। अगर एमकेएस में पूछता है, एमकेएस में केजी पर मीटर सेकंड, ठीक है। अगर देखिए ये तो काइनेटिक हो गया, और ये हो गया डायनेमिक विस्कोसिटी,
इसका सीजीएस में क्या होता है, सीजीएस और एसआई और एमकेएस में सब बताता हूं मैं। डायनेमिक विस्कोसिटी अगर सीजीएस पूछते हैं तो डाइन, डाइन क्या है, डाइन क्या है, क्वाइट, डाइन क्या है, क्वाइट। और देखिए मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्या बोलते हैं, स्टॉक, स्टॉक भी बोलते हैं। तो एक स्टॉक लगाया काइनेटिक विस्कोसिटी तो वो चौका चला गया, तो 1 ये मीटर स्क्वायर पर सेकेंड कितने के, तो काइनेटिक्स एनर्जी के साथ मैंने मारा तो वो चौका चला गया, ठीक है। तो 10 के पावर 4 स्टॉक हो जाएगा, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन है, 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इक्वल टू 10 टू द पावर 4 स्टॉक, ठीक है। डायनेमिक विस्कोसिटी वाइज ये कितना है आपका, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये क्वाइज है, ये सीजीएस में, ठीक है, सीजीएस में यूनिट है आपका क्वाइज होता है। एसआई में क्या होता है इसका, डायनेमिक विस्कोसिटी का सेकेंड न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। एसआई में क्या होता है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये न्यूटन और सेकेंड मीटर प्रेशर हो गया, सीजीएस में कितना होगा, क्वाइज, ठीक है। न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर कितना मैं लिखता हूँ, पास्कल, पास्कल में यूनिट होता है एसआई यूनिट में। न्यूटन क्या है, फोर्स बाय एरिया, फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, प्रेशर, प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल, मतलब पास्कल इनटू सेकेंड। ये भी एक यूनिट है, ये भी एक यूनिट है और ये भी एक यूनिट है, ठीक है। तो एसआई में हो गया, सीजीएस में हो गया। इसमें हम लोग क्या देख रहे थे यहाँ पे, 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इक्वल टू कितना, 10 के पावर 4 स्टॉक, ठीक है। और उसी तरह ये एसआई में न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू पास्कल भी बोलते हैं। ये कितने के बराबर है, 10 क्वाइट्स के, ठीक है। तो एसआई यूनिट ऑफ काइनेटिक विस्कोसिटी कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। काइनेटिक विस्कोसिटी को रिलेट कर दीजिए काइनेटिक वेलोसिटी से, ठीक है। तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड को 10 के पावर 4 स्टॉक, ठीक है। सीजीएस में क्या होगा, मीटर सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड को क्या मैं लिख सकता हूँ, स्टॉक, ठीक है। और एमकेएस में क्या होगा, केजी पर मीटर सेकंड, ठीक है। उसकी तो डायनेमिक विस्कोसिटी को वाइज, डाइन क्या कर दी, वाइज कर दी, डाइन वाइज, और डाइन वाइज को क्या होगा, डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो न्यूटन और एसआई यूनिट में क्या होगा, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन बाय मीटर का ये प्रेशर का है, प्रेशर का पास्कल, पास्कल इनटू सेकंड, सेकंड हो गया। और ये क्या होता है, मतलब 1 पास्कल इनटू सेकंड इक्वल कितना पॉइंट होगा, 10 पॉइंट्स। हजार रुपए दे देंगे। कोई कैंटिलीवर बीम है, ठीक है। कैंटिलीवर बीम क्या होता है, 1 इन फिक्स अदर इज फ्री, ठीक है। और कैंटिलीवर में क्या मैं मोमेंट लगा दिया, ठीक है। तो उसका थीटा का वैल्यू कितना होगा, स्लोप कितना होगा और डिफ्लेक्शन कितना होगा, ठीक है। वो मैं सिंपल में बताता हूँ, ठीक है। स्लोप से 1 डिग्री ज्यादा होता है क्या, डिफ्लेक्शन, ठीक है। अगर ये अगर x है तो ये कितना होगा, x स्क्वायर होगा, माने 1 डिग्री ज्यादा है। अगर x स्क्वायर है तो ये x क्यूब होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका डिग्री, समझ में आ गया। अब देखिए क्या है, किसी कैंटिलीवर बीम में अगर मोमेंट लगा दिए तो कितना हो जाएगा, ml/ei, ठीक है। वही अगर डिफ्लेक्शन कितना होगा, ml²/2ei, ठीक है। अब क्या है, कैंटिलीवर में क्या है, पॉइंट लोड लगा है W, तो कितना हो जाएगा, θ²/2ei, ठीक है। और वही डिफ्लेक्शन पूछता है तो 1 डिग्री हाइयर, WL3/3ei, ठीक है। कैंटिलीवर भी में यूडीएल लगा हुआ है तो इसका स्लोप WL3/6ei, डिफ्लेक्शन इसका WL4/8ei, ठीक है। बीम है वो उसमें मोमेंट लग रहा है तो कितना हो जाएगा उसका स्लोप, ml/2ei, ठीक है। मोमेंट लगा तो कितना होगा, ml/2ei, और डिफ्लेक्शन कितना, ml²/2ei,
8EI। सपोर्टेड बीम होगा, उस पर पॉइंट लोड लगेगा तो उसका कितना स्लोप होता है WL²/16EI। WL 1 डिग्री ज्यादा WL³/48EI। ये भी तो ट्रिपल होगा, तो 48, ये 1 डिग्री हाइयर। तो मैंने क्या बताया, पॉइंट लोड होगा तो WL²/16EI और WL³/48EI। सपोर्टेड यूडीएल है W kN/m, तो WL³/24EI। अगर सिंपली सपोर्टेड है, यूडीएल लगा हुआ तो WL³/24EI, तो कितना हो जाएगा 5/384 WL4/EI। ठीक है, ये डिग्री ज्यादा हो गया। फिर से बताते हैं, अगर मोमेंट लगा तो WL/ml/2EI, डिफ्लेक्शन 1 डिग्री ज्यादा ml²/8EI। और सिंपली सपोर्ट पॉइंट लोड हो W तो WL²/16EI और डिफ्लेक्शन WL³/48EI। यूडीएल लगा है तो WL³/24EI और डिफ्लेक्शन 5/384 WL4/8EI।